सेक्सुअल कोई फेवर मांग रहा है, क्योंकि अक्सर लोग हरासमेंट को कंफ्यूज करते हैं कि सिर्फ जो है सेक्सुअल अनवेलकम सेक्सुअल कोई रिक्वेस्ट है, सिर्फ उसको ही कंसीडर करते हैं कि ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद कामरान। आज हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर आशिर मसूद महर साहब। इनसे हम वुमेन हैरेसमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर, वुमेन हैरेसमेंट ऑन वर्क प्लेस ये क्या है? अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि 2010 में जो है ये एक्ट पास हुआ था पार्लियामेंट से, वर्क प्लेस हरासमेंट एक्ट, जिसका मकसद था कि जो वर्क प्लेस पे कहीं पे भी औरतें काम कर रही हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन अभी रिसेंटली अमेंडमेंट हुई है 2022 में, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो उसमें अमेंड हो गई है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली कि जो वर्क प्लेस हरासमेंट का कॉन्सेप्ट है, नाउ दिस इज़ जेंडर न्यूट्रल। सो जो वर्क प्लेस हरासमेंट होती है दैट इज़ नॉट लिमिटेड ओनली टू वुमेन, इट कुड बी हैपन टू एनी पर्सन, मे इट बी मेल, वुमेन और इवन अ ट्रांसजेंडर। तो ये जो वर्क प्लेस हरासमेंट होती है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में होती है। ऑर्गेनाइजेशन में गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स भी आ जाते हैं, इदारे भी आ जाते हैं, और इवन जो है प्राइवेट जो इदारे हैं वो भी इसके डोमेन में फॉल करते हैं। तो जो हरासमेंट की अगर आप स्पेसिफ़िकली अगर आप डेफिनेशन अगर आप जानना चाह रहे हैं या पूछ रहे हैं, तो हरासमेंट की मुख्तलिफ जो है अक़साम है, क्योंकि अक्सर लोग हरासमेंट को कंफ्यूज करते हैं कि सिर्फ जो है सेक्सुअल अनवेलकम सेक्सुअल कोई रिक्वेस्ट है, सिर्फ उसको ही कंसीडर करते हैं कि ये सेक्सुअल हरासमेंट है। लेकिन जस्टिस आयशा मलिक की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट रिसेंटली 2023 में आई है, जिसमें सेक्सुअल हरासमेंट को ब्रॉडर एस्पेक्ट में उसको डिफाइन किया गया है। तो वन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट इज़ दैट द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, क्योंकि जो सेक्सुअल जो वर्ड यूज़ है वो बेसिकली सेक्स, बिकॉज मेल और फीमेल दैट इज़ सेक्स, राइट। तो हैविंग सेड दैट, तो इफ़ अगर कहीं पे भी अगर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कहीं पे मर्द भी काम कर रहे हैं, औरतें भी काम कर रही हैं, और किसी को इस वजह से टारगेट किया जा रहा है कि आया वो या तो सिर्फ मर्द है उसकी वजह से या फिर औरत की वजह से, तो ये भी एक जो है हरासमेंट की फॉर्म है। दूसरी ये कि अगर कोई हॉस्टाइल इन्वायरमेंट क्रिएट किया जा रहा है वर्क प्लेस पे, उसको अननेसेसरीली काम दिया जा रहा है, ओवरबर्डन किया जा रहा है, और उससे कोई सेक्सुअल फेवर मांगी जा रही है, तो ये भी एक हरासमेंट की एक टाइप ऑफ हरासमेंट है कि कोई आपसे कोई सेक्सुअल अपनी पोजीशन को एक्सप्लॉइट करके कोई पोजीशन पे, फॉर एग्जांपल समबडी सुपरवाइज़र, तो अपने जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर है कोई भी हो सकता है, तो उससे वो ये कह रहा है कि सेक्सुअल कोई फेवर मांग रहा है, या कोई इसको स्टॉकिंग भी कर रहा है, या कोई ऐसे वर्ड्स या डेरोगेटरी वर्ड्स भी उसको कुछ कह रहा है, तो वो भी हरासमेंट में शुमार किया जाएगा। अच्छा सर, अगर कोई फॉर एग्जांपल कोई भी वुमेन हो या मेन हो, उनको अगर ओरली हैरेसमेंट किया जाता है जैसे रास्तों पे करते हैं, तो ये भी हैरेसमेंट में आती है? जी बिल्कुल। देखें, आप जो बात कर रहे हैं वो तो एक क्रिमिनल ऑफेंस है। जो हैरेसमेंट की आप बात कर रहे हैं वो पाकिस्तान पिनल कोड के सेक्शन में 509 पर एप्स। लेकिन हम जो वर्क प्लेस हैरेसमेंट की बात कर रहे हैं उसका एक इंटायरली सेपरेट जो है कानून है, सेपरेट एक इदारा है जो इस किस्म की कंप्लेंट्स को देख रहा है। तो आप जो बात कर रहे हैं, अगर पब्लिकली कहीं पे हरेसमेंट हो रही है दैट इज़ अ क्रिमिनल ऑफेंस, राइट। तो अगर वर्क प्लेस में हो रही है, कहीं पे आप काम कर रहे हैं, औरत हो मर्द हो या इवन ट्रांसजेंडर हो, कहीं पे काम कर रहा है, उसके साथ कोई हरेसमेंट हो रही है, तो दैट वुड बी टर्म्ड एज वर्क प्लेस हरेसमेंट। अच्छा सर, अगर ट्रांसजेंडर के साथ हैरेसमेंट हो रही है तो क्या उनका भी सेम लॉ होगा जो वुमेन्स और मेन के लिए यूज होता है? Exactly, they would be subject to equal treatment according to the law and according to the constitution of the Pakistan. उनके लिए भी सेम प्रोसीजर है, सेम कानून है। अच्छा सर, अगर मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसे होते हैं कि बैकवर्ड एरिया में रिपोर्ट ही नहीं होनी चाहिए। देखें, इसमें इसकी जो मैं समझता हूँ, मेरे ओपिनियन में, एक तो ये है कि एक प्रॉपर अवेयरनेस नहीं है वहाँ पे, कि उनको पहली बात तो यही पता नहीं कि वर्क प्लेस हैरेसमेंट है क्या, और उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके राइट्स हैं क्या। सेकेंडली, जो ज़्यादा एक
कॉन्सेप्ट जो है प्ले करता है, दैट इज़ द सोसाइटल नॉर्म्स। क्योंकि हम जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, हम रह रहे हैं, उसमें एक सर्टेन स्टैंडर्ड्स और एक सर्टेन नॉर्म्स क्रिएट किए गए हैं जो खुद हम नहीं क्रिएट किए, हम सोसाइटी ने। उसमें ये होता है कि जो विक्टिम होता है उसको ही ब्लेम किया जाता है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट नीड्स टू बी हाईलाइटेड एंड दैट नीड्स टू बी करेक्टेड। क्योंकि एक जो मैंटेलिटी है जो प्रिवेल कर रही है थ्रू आउट आवर सोसाइटी, इट नीड्स टू बी चेंज। क्योंकि अगर जो विक्टिम है उसके माइंड में यही होता है कि अगर मैंने ये चीज़ रिपोर्ट कर दी तो हो सकता है लोग मुझे ही जो है वो ब्लेम करें। और ये भी होता है कि हो सकता है उनको ये भी डर होता है कि मेरी रेपुटेशन या करेक्टर है उसको भी कोई इफेक्ट ना हो। तो ये एक फैक्टर है जो मेरे ख्याल से जिसकी वजह से प्रॉपरली जो है रिपोर्टिंग नहीं होती। लेकिन मेरे ख्याल में मैं आपके प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से ये जो सुन रहे हैं मुझे लिसनर्स या व्यूअर्स, तो यही मैं कहना चाहूँगा कि भाई विक्टिम जो है वो कभी गलत नहीं होता। द पॉइंट इज़ कि अगर किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो somebody हैज़ टू टेक अ स्टैंड। अगर कोई स्टैंड लेगा तो जो हमारे जो एक सोसाइटी में जो एक नॉर्म्स बने हुए क्रिएट किए तो उसको तोड़ने में somebody has to play the part। और आहिस्ते आहिस्ते करके जो है, क्योंकि मैंने अभी लास्ट ईयर की बात है, आए ऑन दी प्लेटफॉर्म थ्रू द प्लेटफॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ सिंध ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट, तो हमने जितने भी डिविजनल हेडक्वार्टर्स थे, इवन शिकारपुर तक हम गए, वहाँ पे हमने ये अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश की। जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं वो जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको बताने की कोशिश की ताकि वो फिर आगे लोगों को बताएं। तो ये एक प्रोसेस है, इसमें टाइम लग सकता है, लेकिन इट्स आई थिंक द appropriate steps are being taken by even the individuals and gentlemen like you, और कुछ organizations भी वो भी काम कर रही हैं, तो उस पर रोकथाम आ सकती है। सर विक्टिम किस तरह से इकदाम ले सकते हैं हैरेसमेंट से बचने के लिए? अच्छा, जो हैरेसमेंट अगर किसी के साथ वर्क प्लेस पे हो रही है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, ख्वा गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, तो उसके लिए जो ऑप्शन मौजूद हैं वो दो हैं। एक तो जो वर्क प्लेस हैरेसमेंट एक्ट है, उसी में सेक्शन 3 के तहत हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक इंक्वायरी कमेटी लाजमी जो है इस एक्ट के बनने के बाद उसमें होनी चाहिए। इंक्वायरी कमेटी के 3 मेंबर्स होने चाहिए, जिसमें एक जो है वो औरत होगी, राइट। तो जो अफेक्टी है, जो विक्टिम है, उसकी मर्ज़ी है या तो इंक्वायरी कमेटी को डायरेक्टली रिपोर्ट करे, उस अपने इदारे की इंक्वायरी कमेटी। अगर वो समझता है कि भाई इंक्वायरी कमेटी से उनको कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा, तो उसके पास दूसरा जो ऑप्शन है वो है फेडरल ओम्बड्सपर्सन फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट दी वर्क प्लेस हैरेसमेंट। वो वैसे तो एक ही फेडरल ओम्बड्सपर्सन है जो इस्लामाबाद में बैठती है, लेकिन इनकी रीजनल ऑफिस जो है कराची में है, तो वहाँ पे भी आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं किसी के अगेंस्ट भी। सो यू हैव गॉट 2 ऑप्शंस, या तो आप इंक्वायरी कमेटी में जाएं अपने डिपार्टमेंट की, या फिर आप डायरेक्टली अंडर सेक्शन 8 के तहत आप ओम्बड्सपर्सन को कंप्लेन कर सकते हैं किसी भी एम्प्लॉय के खिलाफ। इवन आपका जो हेड है आपकी ऑर्गेनाइजेशन का, कोई भी हो सकता है, उसके खिलाफ भी आप कर सकते हैं, या आपका जो सबऑर्डिनेट है आप उसके खिलाफ भी कर सकते हैं। सर अगर मैं आपका ओपिनियन पूछूं कि वुमेन हैरेसमेंट इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ गई है, तो कौन सा, क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें क्योंकि मैं आपकी प्लेटफॉर्म से एक वीडियो मैंने आपको देखी, वहाँ पे किसी साहब ने कोई अपना ओपिनियन दिया। उन्होंने ये कहा कि जो है हैरेसमेंट इस वजह से होती है ताकि क्योंकि मर्दों को इनसिक्योरिटी होती है, तो इस वजह से हैरेसमेंट हो रही है। लेकिन मेरा ओपिनियन बिल्कुल उनसे डिफ़र है, मैं उनसे इख्तलाफ रखता हूँ विद ड्यू रिस्पेक्ट। क्योंकि ये लाजमी नहीं है कि जो है अगर किसी को इनसिक्योरिटी हो तो वही जो है हैरेसमेंट करेगा। हैरेसमेंट जैसे मैंने आपको बताया, इसके डिफरेंट जो है टाइप्स हैं, तो इट डिपेंड्स के मोटिव पे डिपेंड करता है। क्योंकि कोई सेक्सुअली मोटिवेटेड होता है जो हैरेसमेंट करता है, कोई नेचुरली कोई जो है बायस रखता है किसी जेंडर के खिलाफ, कोई औरत के खिलाफ बायसनेस दिखाता है या रखता है, या कोई मर्द के खिलाफ। तो दैट डिपेंड्स ऑन द मोटिव ऑफ दैट पर्सन। उसका जो मोटिव होता है उसके डिपेंड करता है कि वो हरेसमेंट क्यों कर रहा है। तो उसका कोई एक स्पेसिफिक मेरे हिसाब से कोई रीज़न नहीं हो सकता। देयर कुड बी सेवरल रीजंस वर्क प्लेस हरेसमेंट के। सर अगर कोई कंप्लेंट फाइल करते हैं तो उसका प्रोसीजर क्या होगा?
अच्छा, जिससे मैंने आपको बताया कि दो ऑप्शन से अवेलेबल हैं। मैं सबसे पहले बताता चलूँ, अगर इंक्वायरी कमेटी में आप कंप्लेंट फाइल करते हैं तो इंक्वायरी कमेटी विद इन 3 डेज़ जो है आफ्टर रिसीट ऑफ दैट रिटन कंप्लेन, वो जो अक्यूज़ होगा उसको नोटिस करेगी और उसको अक्यूज़ को विद इन 7 डेज़ अपना रिटन स्टेटमेंट या रिटन डिफेंस जमा करवाना है। फिर इंक्वायरी कमेटी इंक्वायर करेगी, उनकी स्टेटमेंट ले सकती है, उनके एविडेंस ले सकती है, उसके बाद फिर कोई फैसला करेगी। सिमिलरली जो ऑम्बड्स पर्सन के पास अगर कोई जाता है सेक्शन 8 के तहत रिटन कंप्लेंट फाइल करेगा, ऑम्बड्स पर्सन ने भी सेम प्रोसीजर अडॉप्ट करना है, अक्यूज़ को नोटिस सेंड करेगा और विद इन 7 डेज़ अक्यूज़ को रिटन स्टेटमेंट या रिटन डिफेंस उसको देना होगा। उसके बाद फिर इंक्वायरी होगी। उसमें यह भी हो सकता है कि, बल्कि यूजुअली जो हम केसेस जो डील कर रहे होते हैं ऑम्बड्स पर्सन में, उसमें यही होता है कि एविडेंस ऑन ओथ जो होता है उसमें दोनों पार्टीज़ अपना एविडेंस देती हैं और उसमें दोनों के वकील होते हैं और उसमें फिर क्रॉस एग्जामिनेशन इन चीफ या क्रॉस एग्जामिनेशन जैसे आम केसेस में होते हैं, सिविल केसेस में सेम प्रोसीजर अडॉप्ट होता है। फिर एट द एंड फिर उसमें ऑम्बड्स पर्सन फैसला सुनाता है या सुनाती है। सर मोस्ट ऑफ द केसेस जैसे वुमेन हैरेसमेंट के हो गए, इस तरह के केसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो लोअर मिडिल क्लास के जो लोग होते हैं वो रिपोर्ट ही नहीं करते क्योंकि उनका प्रोसीजर कोर्टों का कहते हैं कि बड़ा होता है और उनमें तो उनके लिए क्या प्रोसीजर होगा? देखिए, इसमें लाजमी नहीं है कि आपने कोई वकील जो है वो लाजमी आपने केस में करना है, क्योंकि वकील का होना इस वजह से आपको थोड़ा एडवांटेज देता है ताकि जो आपका काउंसिल होता है उसको लीगली प्रॉपर नॉलेज होती है, अवेयरनेस होती है कि केस को किस तरीके से लेके चलना है, जो टेक्निकलिटीज़ होती है उसका ख्याल करता है। लेकिन इररिस्पेक्टिवली, क्योंकि जो ऑम्बड्स पर्सन का जो प्लेटफॉर्म है वो जुडिशल फोरम नहीं है, इसको हम क्वाज़ी जुडिशल कहते हैं, राइट, क्योंकि उस पर कोई जज नहीं होता। तो इसमें यह है कि अगर मिडिल क्लास से है, लोअर मिडिल क्लास, अपर क्लास, कोई भी क्लास से बिलोंग करता है, बट ही हैज़ द राइट टू फाइल द कंप्लेंट बिफोर द ऑम्बड्स पर्सन। उसको ये भी राइट है कि अगर खुद प्रोसीड करना चाह रहा है या चाह रही है तो वो कर सकता है। तो उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे वो पीछे हट जाए। सर, अगर खुद प्रोसीड करना चाहें तो उसके लिए क्या प्रोसेस होगा? उसके लिए भी सेम प्रोसीजर है। आप रिटन कंप्लेंट जो है फाइल करेंगे, अपना एफिडेविट भी देंगे कि आपने जो कंप्लेंट फाइल की है वो सही है। उसके साथ आपके पास जो भी एविडेंस है वो आप जो है ऑम्बड्स पर्सन को सबमिट करवाएंगे। उसके बाद प्रॉपर हेयरिंग्स होती हैं, आपको बुलाया जाएगा, आपको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि आप अपना जो है केस प्रूव करें। अगर आप केस प्रूव कर पाए तो उसके बाद फिर अक्यूज़ को सज़ा हो सकती है। सर, अगर विक्टिम केसेस जीत जाते हैं तो अपोजिट के लिए कौन सी सज़ा होगी? अच्छा, इसमें ये है कि क्योंकि ये क्रिमिनल केस होते हैं उसमें तो इम्प्रिजनमेंट होती है, जेल होती है, लेकिन ये क्योंकि इट रिलेट्स टू दी वर्क प्लेस और ज़्यादा इनका सर्विस से रिलेटेड ही होता है, तो इसमें दो किस्म की सज़ाएं होती हैं। एक तो माइनर पनिशमेंट होती है और दूसरी मेजर पनिशमेंट। मेजर पनिशमेंट में आपकी जैसे रिमूवल फ्रॉम सर्विस हो गई या डिसमिसल फ्रॉम सर्विस या कंपलसरी रिटायरमेंट हो गई, या इसके अलावा फ़ाइन भी जो है इम्पोज हो सकता है कि उसके ऊपर। अच्छा सर, अगर वुमेन हैरेसमेंट कोई रिपोर्ट करना चाहे थाने में तो क्या कर सकते? देखिए, नहीं, थाने में उनकी जो रिस्ट्रिक्शन नहीं है पुलिस की, जैसे मैंने आपको बताया। अगर हैरेसमेंट हो रही है पब्लिक प्लेस पे हो रही है, दैट इज़ समथिंग। अगर उनका कोई एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर का रिलेशन नहीं है, देखें, क्योंकि वर्क प्लेस की हरेसमेंट की हम बात कर रहे हैं तो उसमें इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो कंप्लेन कर सकता है वो या तो एम्प्लॉई हो सकता है या एम्प्लॉयर हो सकता है। अगर इसके अलावा कहीं और पे हो रही है तो उसके लिए उनके पास ऑप्शन है पुलिस के पास जाएं। और दूसरी जो अमेंडमेंट आई है उसमें यह भी है, इवन जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉई है उनके पास भी राइट है, वो भी वर्क प्लेस हरेसमेंट की कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। और इवन स्टूडेंट्स, अगर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, अगर उनके साथ भी हरेसमेंट हो रही है तो वो भी सेम फोरम के थ्रू कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, उसमें जो टीचर होता है या उनका सुपरवाइज़र होता है जिसके पास एक अथॉरिटी होती है, क्योंकि वर्क प्लेस हरेसमेंट तभी हो सकती है जब किसी के पास अथॉरिटी हो और वो अपनी अथॉरिटी को मिसयूज़ करे। तो स्टूडेंट के पास भी ऑप्शन है, या एम्प्लॉई हो उनके पास भी ऑप्शन है, कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉई हो या किसी भी किस्म के जो है ना एम्प्लॉई हो, तो उनके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है, राइट है। सर, अगर यूनिवर्सिटी में किसी के साथ हैरेसमेंट हो रही है तो वो मोस्ट ऑफ द केसेस जो है ना रिपोर्ट भी नहीं करते और फैमिली को भी नहीं बताते, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? वो किस तरह से हिडन
रिपोर्ट कर सकते हैं? देखें, इसमें यह है कि एक तो हिडन का तो देर इज़ नो एनी ऑप्शन ऑफ हिडन, बिकॉज डेफिनेटली अगर आपने कंप्लेन करनी है तो अगले पर्सन को भी उसको, क्योंकि हमारे आइन में आर्टिकल 10 है, राइट टू फेयर ट्रायल है, तो अगर किसी के खिलाफ आप कंप्लेन कर रहे हैं तो उसका भी हक है कि वो उसको प्रॉपर जो है फ्री एंड फेयर जो है राइट ट्रायल मिले। तो ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप एनोनिमस कोई कंप्लेन करें, लेकिन हाँ आपके पास ये ऑप्शन है कि आप किसी के खिलाफ भी जो है ना कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो मैंने अक्सर हम देख रहे होते हैं, तो हैरेसमेंट के साथ साथ एक और भी ऑफेंस जो है यूजुअली कमिट हो रहा होता है, दैट इज़ साइबर क्राइम। फॉर एग्जांपल, इफ समबडी इधर टीचर, यूनिवर्सिटी और एम्प्लॉयर कोई भी होता है, किसी के पास किसी की कुछ प्राइवेट फ़ोटोज़ या वीडियोज़ होते हैं, वो वर्क प्लेस हैरेसमेंट तो उसमें बनता ही बनता है, बट उसमें उसके साथ जो है इन एडिशन टू दैट साइबर क्राइम का भी केस उनके ऊपर बन सकता है, जो FIA में वो रिपोर्ट कर सकते हैं।